नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बूढ़ा तालाब की चल रही सफाई का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन की बैठक में शहर को टैंकर मुक्त बनाना तय किया गया था। शहर की सुंदरता की पहचान होती है, शहर के प्रत्येक तालाब को साफ रखना है। सीएम बघेल ने कहा कि रायपुर की सबसे बड़ी तालाब बूढ़ा तालाब को साफ किया गया। हजारों ट्रक जलकुंभी निकल चुके हैं। तालाब को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 1-1.5 साल में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तालाब की सफाई के लिए 11 मई से चलाए जा रहे महाअभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ विभागीय आलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बूढ़ा तालाब की सफाई का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन की बैठक में शहर को टैंकर मुक्त बनाना तय किया गया था। शहर की सुंदरता की ही पहचान होती है, शहर के प्रत्येक तालाब को साफ रखना है। सीएम बघेल ने कहा कि रायपुर की सबसे बड़ी तालाब बूढ़ा तालाब को साफ किया गया है और हजारों ट्रक जलकुंभी निकल चुके हैं। तालाब को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए 1-1.5 साल में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। वहीं तालाब की सफाई के लिए 11 मई से चलाए जा रहे महाअभियान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और विभागीय आलाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सभी जितने भी अब रायपुर राजधानी है या बूढ़ा तालाब अभी की शुरुआत की है, इसके बाद सभी तालाबों को एक एक करके उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी और उसकी साफ सफाई की जाएगी। सुरक्षा के साथ साथ सौंदर्यीकरण, और न केवल रायपुर की बल्कि सभी हमारे जो तालाब हैं, शहरों के जितने तालाब हैं, उसका भी इसी प्रकार से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 50 से ज्यादा आईएएस अफसरों का तबादला करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अमिताभ जैन को अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं रेणु पिल्ले को एससीएस चिकित्सा शिक्षा का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में कई कलेक्टर्स के साथ ही जिला पंचायतों के सीईओ के नाम भी शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 50 से ज्यादा आईएएस अफसरों का तबादला करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अमिताभ जैन को अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव कौशल विकास तकनीकी और शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। वहीं रेणु पिल्लई को एसीएस चिकित्सा शिक्षा का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल छत्तीसगढ़ में हुआ है। जी, आपको बता दूं कि आज जो प्रशासनिक सर्जरी हुई है, एक तरह से सर्जरी हुई है। तकरीबन 50 से ज्यादा आईएएस आईएफएस को हटाया गया है। सॉरी, तो जिसकी कवायद काफी दिनों से चल रही थी। जो जिन्हें हटाया गया है उनके कोरोना को लेकर उनका काम ठीक से हुआ नहीं था, इसलिए जो प्रशासन की तरफ से मदद या क्वारंटीन सेंटर है और दीगर दूसरे जो मजदूर हैं उनको लेकर इन अधिकारियों ने थोड़ी ढील बरती थी। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में करीब 50 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कई जिला पंचायत के सीईओ के भी नाम शामिल हैं और कई अधिकारी जैसे अमिताभ जैन को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है जल संसाधन विभाग का, तो वहीं आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव बनाया गया है कौशल विकास तकनीकी शिक्षा का। तो कुल अगर एक नजर में अगर देखा जाए तो जो आईएएस वर्षों से जमे हुए थे एक विभाग के ऊपर, उनको हटाया गया है और जो दूर दराज के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भेज दिए गए थे, उन्हें फिर से मेन स्ट्रीम में लाया गया है, यानी राजधानी में रखा गया है। तो ये इसकी आहट सुगबुगाहट काफी दिनों से चल रही थी, तो ये आज इसको अंजाम दिया गया है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा। जी जरीन, जिस तरह से आपने बताया कि काम में कई खामियां थी, इस वजह से इतना बड़ा फेरबदल किया गया है, क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है?
जी, सही, आपने सही कहा है कि ये जो सूची है, अभी इस सूची में कुछ नामों की फेरबदल भी हो सकती है। वो नाम फिर से पुनः उसी स्थान पे जा सकते हैं, और कई और जो नए आईएएस और दीगर अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर इस लिस्ट में नहीं है, उनका भी जल्दी स्थानांतरण की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। जैसे बिलासपुर कमिश्नर जिनका कामकाज काफी अच्छा माना जा रहा था, लेकिन उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो कुछ चीजें हैं जो निश्चित तौर पे चेंज होना है, और आने वाले वक्त में 2-4 दिनों के अंदर हमें एक नई सूची देखने को मिलेगी। जरीन, अभी जो आदेश जारी किए गए हैं, मैं आपसे जानकारी चाहती हूं कि क्या जो अफसर अभी बदले गए हैं, जिनका तबादला किया गया है, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, उन्हें जो नए विभाग सौंपे गए हैं उनका कामकाज शुरू हो गया है, या अभी सिर्फ आदेश और सूची जारी हुई है? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये सूची लगभग 2 बजे के दरमियान लोगों को मिली है, और अभी सिर्फ ये सूची मिली है, और नए कलेक्टर तक अभी ये सूची उनको भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये मीडिया को उपलब्ध करा दी गई है। कोई अभी जांच, माफ कीजिएगा, प्रभार अभी किसी ने संभाला नहीं है, ना कोई भी किसी पद पे गया हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 50 से ज्यादा आईएएस अफसरों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के मसन गांव में टिड्डी दल से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से किसानों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के प्रकोप के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे का कार्य राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अमले का संयुक्त दल बनाकर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है, उन्हें आरबीसी के अंतर्गत मुआवजा देकर उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस दौरान कृषि अधिकारी एमपीएस चंद्रावत भी मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के मसन गांव में टिड्डी दल से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से किसानों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के प्रकोप के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे का कार्य राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अमले का संयुक्त दल बनाकर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है, उन्हें आरबीसी के अंतर्गत मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस दौरान कृषि अधिकारी एमपीएस चंद्रावत भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन में दिन रात परिवार से दूर रहकर प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगे ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक गांधीनगर निवासी देवनारायण नेताम की मोबाइल की घंटी जब सुबह सुबह बजी तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने से फोन करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न केवल उनसे उनका हालचाल पूछा, बल्कि प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रैफिक और पुलिस जवान तपती धूप हो या फिर बारिश, चौक चौराहों पर निस्वार्थ सेवा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कार्यों की सराहना करता है और उन्हें शाबाशी देता है तो यह उनके लिए गर्व की बात है। अंबिकापुर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तैनात प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर अचानक घंटी बजने लगी और सीएम केजरीवाल ने देवनारायण से उनका हालचाल जाना। तो कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन में दिन रात परिवार से दूर रहकर प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगे ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक गांधीनगर निवासी देवनारायण नेताम की मोबाइल की घंटी जब सुबह सुबह बजी तो उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने से फोन करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न केवल उनसे उनका हालचाल पूछा, बल्कि प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रैफिक और पुलिस जवान तपती धूप हो या फिर
बारिश फिलहाल चौक चौराहों पर निस्वार्थ सेवा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कार्यों की सराहना करता है और उन्हें शाबाशी देता है तो यह उनके लिए एक गर्व की बात है। अंबिकापुर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तैनात प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर अचानक घंटी बजने लगी और सीएम केजरीवाल ने देवनारायण से उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने उनकी सराहना भी की है। जिस तरह से दिन रात चौक चौराहों पर बारिश और धूप में ये जवान इस समय अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के साथ ही अब भीषण गर्मी का सितम भी कहर ढा रहा है, जिसके चलते गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। राजधानी भोपाल में सीजन में पहली बार पारा करीब 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तापमान के और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो इस समय उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर है। लगातार तपती धूप जो है लोगों को झुलसा रही है। गर्मी का कहर लगातार जारी है। इसी बीच अगर बात राजधानी भोपाल की करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करें, तो यहाँ इस सीजन में पहली बार पारा करीब 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तापमान के और भी बढ़ने की संभावना है। गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में आज पहली बार इस सीजन का पारा जो है वो 45 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के साथ ही अब भीषण गर्मी का सितम भी जारी है। पूरे उत्तर भारत में इस समय कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। गर्मी का कहर लगातार जारी है। तपती धूप लोगों को झुलसा रही है। वहीं जैसा आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लोग इसी तरह के पेयजल का सहारा ले रहे हैं। अपना काम होने की वजह से लोगों को बाहर भी निकलना पड़ रहा है और इस तपती धूप में बाहर निकलने के लिए लोग ठंडे पानी, ठंडे पेयजल का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अभी तो आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस सीजन का पहली बार राजधानी भोपाल में तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 45 डिग्री पहली बार इस सीजन का ये तापमान है और आपको बता दें कि अमूमन इन दिनों 40 डिग्री के ऊपर ही पारा मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। पानी की बोतल रख लेते हैं और मास्क रखा है, ऑफिस में मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। गर्मी से बचने के लिए और क्या करते हैं? और धूप में प्याज रख लेते हैं अपने पास कि लू ना लगे और सर पे ये बांध के ही रखते हैं रुमाल। ये काफी तेज गर्मी है। हाँ, गर्मी तो बहुत तेज है। घर में भी बहुत दिक्कत होती है। घर में भी बहुत गर्मी लगती है आजकल, तो बिना कूलर के रह ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश में अभी तो 1-2 दिन जो है थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ेगा। 28 तक आपका लू और कहीं कहीं तीव्र लू चलने की संभावना है, जिसमें विशेषकर आपका जो उत्तर मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, ये संभाग के जो जिले हैं यहाँ पे तो कुछ तीव्र लू भी रहेगा। और बाकी जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं वहाँ पर भी लू चलने की संभावना है। देखिए अभी हाल फिलहाल जो मालवा जो है में लू की स्थिति नहीं है, 1-2 स्थानों को छोड़कर, और साथ ही साथ जबलपुर जो संभाग है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो लू की स्थिति नहीं है। लेकिन आगामी 2-3 दिनों में यहाँ पर भी जो है लू की स्थिति रहेगी और ये 28-29 तारीख तक ये स्थिति रहेगी। उसके बाद फिर मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। और खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं, तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा। हर खबर का मतलब तमाशा नहीं, तभी सफेद पोशों से हम करते हैं असरदार बहस। हाकिम और हुक्मरानों तक बेबस लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए, सत्ता के कानों तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए
आम जनता का मंच बनकर। जज्बा सियासी समीकरणों को जानने और समझने का। आदत सस्पेंस से जवाब निकालने की। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार गेहूं खरीदी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन वास्तव में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। कमलनाथ ने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा कि उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदानों की कमी है तो कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं परिवहन नहीं होने से काम बंद पड़ा है। किसानों को SMS भेजकर बुला लिया जाता है। किसान भीषण गर्मी के बीच अपनी फसल बेचने के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं। कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि आगर मालवा में मलवासा के किसान प्रेम सिंह की इन्हीं परेशानियों और अव्यवस्थाओं से दुखद मौत हो गई। उन्होंने इस तरह की अन्य अव्यवस्थाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मृत किसान के आश्रितों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि सरकार गेहूं खरीदी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन वास्तव में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। कमलनाथ ने ट्वीट के माध्यम से ये तमाम आरोप लगाए और इन आरोपों के बारे में उन्होंने ये कहा भी कि सरकार किसानों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदानों की कमी है तो कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं है तो कहीं परिवहन नहीं होने से काम बंद पड़ा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहती हूँ। जिस तरह के आरोप कमलनाथ के द्वारा लगाए गए हैं कि खरीदी केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं नहीं हैं और किसान परेशान हो रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शिवराज जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो समर्थन मूल्य पर खरीदी के बड़े बड़े दावे कर रही है शिवराज सरकार, आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज किसान भाइयों को अपनी उपज बेचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदान की कमी है, कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं परिवहन नहीं होने के काम बंद पड़े हुए हैं। किसानों को SMS भेजकर बुलाया दिया जाता है, लेकिन 2-4 दिन वो लोग खड़े रहते हैं धूप में, गर्मी में, लेकिन फिर भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार शिवराज जी ने जवाब देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार जो गेहूं की तुलाई है, जो उपार्जन केंद्र है, यहाँ पर ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और इसी को देखते हुए 31 मई तक तुलाई केंद्र और गेहूं उपार्जन का और दिनांक आगे बढ़ा दी गई है। जी सुनील, लेकिन जिस तरह से SMS करके किसानों को बुलाया जाता है और उसके बाद इन केंद्रों पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि ये तस्वीरें तो हमने भी देखी हैं कि ट्रक की लाइन लग गई है लेकिन किसानों का नंबर ही नहीं आ पा रहा। जो किसान पहले से खड़े हैं अभी उनका नंबर नहीं आ पा रहा है और SMS के जरिए बाद के किसानों को भी बुला लिया गया। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि एक बात के आगर मालवा में मालवासा के एक किसान है प्रेम सिंह की, जो परेशानियों का उनकी एक मौत हो गई है। इसी व्यवस्था को लेकर वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो टेंट लगाए गए, ना पानी की व्यवस्था की गई। इसी को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आज शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा था। सुनील, कांग्रेस में रहते हुए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे, आंदोलन करने की बात कह रहे थे, अब कहां है वो? अब उन्हें ये समस्याएं नजर नहीं आ रही? जी देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, बीजेपी में चले गए, लेकिन फिर भी अब उनको ये समस्या नहीं याद आ रही। और फिर आज पूर्व मंत्री PG शर्मा ने भी निशाना साधा हुआ कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, बीजेपी में बड़े बड़े निशाने साधते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में जाने से इन जो वाक्य हो रहे हैं इनको लेकर मौन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं नौतपा का पहला दिन पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ी। प्रदेश के 3 प्रमुख शहर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग लू की चपेट में रहे। अन्य हिस्सों में भले ही लू नहीं चली है, लेकिन दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
दिन के तापमान में अभी और भी वृद्धि हो सकती है। मरुस्थल से आ रही गर्म हवा और शुष्क हवा के कारण राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दुर्ग में तापमान सबसे ज्यादा 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर में भी पारा लगभग इतना ही रहा। तो नौतपा के पहले दिन पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ी है। प्रदेश के 3 प्रमुख शहर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग लू की चपेट में रहे। अन्य हिस्सों में भले ही लू ना चली हो, लेकिन दिन का तापमान अब सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, जबकि अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी और भी ज्यादा परेशान करेगी। दिन के तापमान में अभी और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। मरुस्थल से आ रही गर्म और शुष्क हवा के कारण राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। दुर्ग में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यहां का तापमान 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर में भी पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान से आया टिड्डी दल बीते 4 से 5 दिन से मध्य प्रदेश में अपना कहर बरपा रहा है। मालवा और ग्वालियर अंचल के बाद अब इसने सीहोर, होशंगाबाद, छतरपुर और आसपास के जिलों में हमला बोला। किसान ढोल, थाली, पटाखे और स्प्रे से इन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही सीहोर में टिड्डी दल से परेशान किसान अपने खेतों में थालियां बजाते नजर आए और टिड्डियों को भगाने का प्रयास करते दिखे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान अपने खेतों से टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। थालियां बजाकर इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान से ये टिड्डी दल यहां पर पहुंचा है और बीते 4 से 5 दिन हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का प्रकोप जारी है। कहीं स्प्रे किया जा रहा है, कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है इन टिड्डियों को भगाने के लिए। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीहोर की है, जहाँ किसान अपने खेतों में थाली बजाते हुए नजर आए कि कैसे भी करके ये टिड्डियां उनके खेतों से भाग जाएं। इसके लिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और मैदानी अमला, हमारे प्रशासन, हमारे माननीय आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरा अमला इस समय क्षेत्र में निगरानी रखे हुए और हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीण जनों को इससे बचाव की, सतर्कता के जितने भी तौर तरीके हैं उनकी बात की जा रही है। और यहाँ पर मैं हमारे सारे किसान भाइयों को और ग्रामीण जनों को ये बताना चाहूँगा कि ये टिड्डी दल शोरगुल से बहुत तेज आवाज़ करके, जो हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं जिनसे की आवाज़ निकलती है, जैसे कि ड्रम, ढोल, धमाका आदि से आवाज़ करके जैसे ही ये दल उड़ता हुआ दिखाई दे, हमें ये आवाज़ करनी है, निकालनी है। और इसमें सभी ग्रामीण जनों का, पूरे के पूरे गांव के लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। इसको किसी भी स्थिति में हम अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपनी फसलों के आसपास इस टिड्डी दल को ठहरने ना दें। इसको हम आवाज़। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के एकमात्र नगर पालिका निगम चिरमरी के क्वारंटीन सेंटरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लगातार इस संबंध में समाचार दिखाने के बाद कलेक्टर ने सभी क्वारंटीन सेंटरों को साफ सफाई रखने, सैनिटाइज करने और खान पान की उचित व्यवस्था रखने के दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों ने बताया कि व्यवस्था उचित की जा रही है और प्रतिदिन सभी क्वारंटीन सेंटरों को सैनिटाइज कराने, साफ सफाई करने और खाने पीने की उचित व्यवस्था करने की जानकारी दी गई। लेकिन उसके बावजूद क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग लगातार बता रहे हैं कि व्यवस्था पूरी तरह से खराब है और लोग परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका निगम चिरमरी के नजदीक बने मंगल भवन में क्वारंटीन एक परिवार ने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया है कि पिछले 24 दिनों से उन्हें मंगल भवन में रखा गया और यहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी प्रकार की मेडिकल जांच की जा रही है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं किस तरह से क्वारंटीन सेंटर के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। हालांकि लगातार जो हमने खबर दिखाई थी, कलेक्टर ने उसके बाद संज्ञान लेते हुए, इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, साफ सफाई रखी जाए, उन्हें सैनिटाइज करवाया जाए। उसके बावजूद भी अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा किया है कि क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। तो हम लोग को मंगलवार में रखा गया है। यहाँ किसी चीज़ का सुविधा नहीं दिया गया है, ना खाने का ना पीने का। यहाँ कचरा पूरे रूमों में फैला रहता है और यहाँ 2-3 दिन से खाना नहीं दिया गया है, पूरा कचरा खाना दिया जा रहा है। हम लोग तो बीमारी से नहीं, भूखमरी से मर जाएंगे। यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पूरा कचरा फेंकाया हुआ है ना, साफ सफाई कोई ठिकाना है नहीं। खाने पीने में भी बहुत दिक्कत है।
हाँ, खाना पीना एकदम अजीब टाइप एकदम देते हैं, उल्टी उल्टी आता है। यहाँ टॉन्सिल की बीमारी एकदम है। हाँ, यहाँ 22-25 दिन से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, एकदम मेरे कुछ दिया नहीं जा रहा या छोड़ा जा रहा, कुछ नहीं। खाली बोले रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आएगा छोड़ेंगे, रिपोर्ट आएगा खाली छोड़ेंगे, बस। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में सरकार की गाइडलाइन का खुलकर उल्लंघन किया गया। रायपुर नगर निगम ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया। आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की कोई इजाजत नहीं दी गई। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रतिबंध के बाद भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया। जहां नगर निगम की ओर से सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। तो ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सरकार की गाइडलाइन का खुलकर उल्लंघन किया गया है। रायपुर नगर निगम ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। चल सन्नी यार।